उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम स्पेशली बेसल मानक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बैंकिंग के एक और टर्म समझ लेते हैं। स्ट्रेस्ड एसेट, दबाव वाली परिसंपत्ति, STRESSED, स्ट्रेस्ड एसेट, दबाव वाली परिसंपत्ति। अब ये दबाव वाली परिसंपत्ति क्या है? होता क्या है कि जो बैंक का धन एनपीए हो जाता है, उस एनपीए धन को मानक परिसंपत्ति, स्टैंडर्ड एसेट बनाने के लिए बैंक क्या करता है? प्रयास करता है। कैसा प्रयास करता है? वो उसको रिस्ट्रक्चर्ड करता है और राइटिंग ऑफ करता है। अब रिस्ट्रक्चर्ड और राइटिंग ऑफ क्या है? रिस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है पुनर्संरचना, ऋण का पुनर्संरचना। ऋण का पुनर्संरचना का क्या मतलब है? बैंक क्या करता है, जो उसका धन एनपीए हो गया है, उस एनपीए धन को मानक परिसंपत्ति बनाने के लिए क्या करता है? दो कार्य करता है। या तो वो क्या करता है, जो ऋण है, ऋण के जो ब्याज दर है, ब्याज दरों में क्या करता है? कमी कर देता है। जो बैंक ने उधार दिया है, जो ऋण दिया है, उसके ब्याज दरों में कमी कर देता है, या फिर उसकी अवधि बढ़ा देता है, ताकि जो धन एनपीए हो चुका है उसको एनपीए से स्टैंडर्ड एसेट बनाया जा सके, मानक परिसंपत्ति बनाया जा सके। ठीक है। दूसरा एक कार्य क्या करता है? बैंक राइटिंग ऑफ करता है। राइटिंग ऑफ मतलब कुछ समय के लिए टेम्परेरी उसे क्या करना? मिटा देना, यानी कह सकते हैं बट्टे खाते में डालना जो एनपीए हो गया है। हालांकि उसको खत्म नहीं किया गया, जो एनपीए हो चुका है उसको कुछ समय के लिए हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? ताकि जो बैंक का तुलन पत्र है ना, बैलेंस शीट, वो अच्छा दिख सके। हम जानते हैं कि अगर बैंक का तुलन पत्र, बैलेंस शीट अच्छा नहीं होता तो बैंक के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। निवेशक निवेश करना पसंद नहीं करेंगे कि भाई इसका धन तो एनपीए हो जाता है, ये तो कभी भी ऋण में चला जाएगा, ये बैंक कभी भी डूब सकता है, ये बैंक बंद हो सकता है। तो इसलिए अपनी साख क्षमता, अपनी क्रेडिबिलिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए उसको अपना तुलन पत्र अच्छा करना होता है। तुलन पत्र हमने बताया था दो भागों में बांट सकते हैं, उसकी देता और उसकी जो एसेट है परिसंपत्ति। देता मतलब जो जमा होता है किसी के पास, उसमें जो ब्याज देना पड़ता है। परिसंपत्ति जो उधार दिया है, उससे जो प्राप्त होना है ना। तो बैंक अपने तुलन पत्र को अच्छा बनाने के लिए क्या करता है? जो एनपीए हुआ धन होता है उसको कुछ समय के लिए क्या करता है? मिटा देता है, हटा देता है, उसको बट्टे में डाल देता है। कह सकते हैं उसको बट्टे खाते में डाल सकता है। ठीक है। और किसकी परमिशन से? आरबीआई की परमिशन से वो कर सकता है। साथ ही आरबीआई उसको एक दिशा निर्देश भी देता है कि जो बट्टे खाते में जो डाला गया धन है, यानी जो बट्टे खाते में जो डाल दिया गया एनपीए, सभी एनपीए का 100% क्या करना होगा? प्रावधान करना होगा, प्रोविजन करना होगा। अब ये प्रोविजन क्या है आप आगे समझेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि जब वो बट्टे खाते में डालता है, यानी तुलन पत्र को अच्छा बनाने के लिए, जब वो एनपीए हुए धन को हटा देता है अपने तुलन पत्र से, एनपीए हुए धन को हटा देता है ताकि तुलन पत्र अच्छा दिखे, तो इसके लिए आरबीआई एक दिशा निर्देश देता है कि जो भी उसने बट्टे खाते में डाला है उसका 100% क्या करना होगा? उसको प्रोविजन करना होगा। तो इस प्रकार जो हमारी स्ट्रेस्ड एसेट है, दबाव वाली परिसंपत्ति है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दबाव वाली जो परिसंपत्ति होती है, यानी जो हमारा एनपीए है प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन प्लस राइटिंग ऑफ। ठीक है। तीन चीजों को ऐड कर दीजिए, एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन यानी ऋण की पुनर्संरचना प्लस राइटिंग ऑफ एनपीए। ठीक है। यानी बट्टे खाते में डाला गया क्या? एनपीए। और हमने एक और टर्म बताया था कि हम आपको बताएंगे कि ग्रॉस एनपीए क्या है। ग्रॉस एनपीए को भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ग्रॉस एनपीए निकालने के लिए, जीएनपीए निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो प्रावधान है, प्रोविजन है, प्रोविजनिंग है, उसमें आप क्या करेंगे? एनएनपीए को ऐड कर देंगे, नेट एनपीए को ऐड कर दीजिए। तो ग्रॉस एनपीए बराबर प्रावधान प्लस नेट एनपीए। ऐसे नेट एनपीए निकालना हो तो प्रावधान को ग्रॉस एनपीए से हटा दीजिए। ठीक है। तो आपका निकल आया ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। इसके जो फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी या फिर कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अब समझते हैं बेसल मानक क्या है। बेसल मानक बैंकिंग से संबंधित एक टर्म होता है। किससे संबंधित है? बैंकिंग से संबंधित है। बेसल मानक बैंकिंग से संबंधित है, जो एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल क्या है? मानक है, जो क्या करता है? जो बैंकों को उनकी पूंजी की आवश्यकता, वित्तीय स्थिरता तथा जोखिम प्रबंधन इत्यादि से संबंधित क्या करता है? दिशा निर्देश देता है। ठीक है। ये है हमारा बेसल मानक। बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है, जो BIS का क्या है? मुख्यालय है। BIS मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है। इसका मुख्यालय है, जिसमें 60 से अधिक केंद्रीय बैंक क्या है? इसके सदस्य, और भारत भी इसका क्या है? सदस्य है। और इसी बेसल के अंतर्गत एक और क्या है? एक महत्वपूर्ण समिति है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समिति, इसका क्या नाम है? BCBS, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। और भारत इसका भी क्या है? सदस्य है। किसका? BCBS का। यह सभी बैंकों के लिए क्या करता है? नियमावली जारी करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेसल मानक। तो आप समझ गए कि बेसल मानक क्या होता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मानक है, जो विश्व के सभी बैंकों को उनकी जो मतलब इसके सदस्य हैं, ठीक है, उनकी पूंजी की आवश्यकता, वित्तीय स्थिरता, जोखिम प्रबंधन इत्यादि से संबंधित क्या करते हैं? दिशा निर्देश देते हैं। वर्तमान में 3 बेसल मानक निर्धारित किए गए हैं। बेसल मानक फर्स्ट, बेसल मानक सेकंड और बेसल मानक थर्ड। अब ये तीनों बेसल मानक आप समझ जाएं। ठीक है। इसके लिए आपको 3 टर्म समझने। एक, बैंक की पूंजी समझनी होगी, यानी कैपिटल ऑफ बैंक। दूसरा,
RWA। RWA मतलब रिस्क वेटेज ऑफ एसेट, रिस्क वेटेज एसेट मतलब जोखिम भारित परिसंपत्ति। दूसरा आपको कार या क्रार समझना होगा, CAR और CRAR। कार मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब पूंजी पर्याप्तता अनुपात, और क्रार CRAR क्रेडिट टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो यानी जोखिम के अनुपात में जोखिम भारित परिसंपत्ति। और इससे संबंधित ISPT 2018 में पूछा गया है। ठीक है, किससे? कार और कार से संबंधित। अब हम पहला वर्ड समझते हैं, बैंक की पूंजी। बैंक की पूंजी समझने के लिए बैंक की पूंजी को हम दो भागों में बांटते हैं, टियर फर्स्ट एंड टियर सेकंड। हमेशा एक बात याद रखना, जो आप बैंक को जमा करते हो यानी बैंक के पास जो जमाएं होती है वो बैंक की पूंजी नहीं होती, वो बैंक की पूंजी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें बैंक को, वो बैंक की देता होती है, उसमें बैंक को ब्याज चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो जो बैंक के पास जमा होती है, जो ग्राहकों का जो जमा होता है वो बैंक की पूंजी नहीं होती। तो फिर बैंक की पूंजी क्या होती है? बैंक की पूंजी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक टियर फर्स्ट और टियर सेकंड। टियर फर्स्ट में जैसे बैंक क्या करता है, शेयर में या बॉन्ड में जो निवेश करके जो पूंजी इकट्ठा करता है, जुटाता है, वो क्या होती है? बैंक की परिसंपत्ति होती है, टियर फर्स्ट में आता है। ठीक है, दूसरा शेयर और बॉन्ड में जो निवेश करके जो पूंजी जुटाता है वो टियर फर्स्ट में आता है। और दूसरा क्या है? जब बैंक अपनी परिसंपत्ति को बाजार में विक्रय करके पूंजी जुटाता है तो उसको बोलते हैं टियर सेकंड। परिसंपत्ति को विक्रय करने का मतलब जैसे बैंक ने अपनी बिल्डिंग ही बेच दी, अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंप्यूटर इत्यादि जो चीज, जो भी उसकी परिसंपत्ति उसको विक्रय कर दिया। ठीक है, इस तरह उसने अपना जुटाया। ठीक है, तो बैंक की जो टियर फर्स्ट है, बैंक की जो पूंजी है उसमें जो टियर फर्स्ट है वो अच्छी पूंजी मानी जाती है। इसे इसे कोर पूंजी भी कहते हैं। अच्छी पूंजी क्यों? क्योंकि बैंक के परिचालन में, इसके क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न नहीं करती। ठीक है भाई, बैंक ने शेयर और बॉन्ड में निवेश करके पूंजी को इकट्ठा कर लिया तो बैंक के परिचालन में कहां बाधा उत्पन्न कर रही है। लेकिन अगर बैंक ने अपनी बिल्डिंग ही बेच दी तो परिचालन में बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए टियर सेकंड को बैंक की जो टियर सेकंड में जो परिसंपत्ति बनती है, जो जुटाता है, वो बैंक की अच्छी परिसंपत्ति नहीं मानी जाती। ठीक है, तो टियर फर्स्ट को कोर पूंजी भी कहते हैं। अब इसी में एक और वर्ड समझ लेते हैं, एटी फर्स्ट बॉन्ड क्या होता है, एडिशनल टियर फर्स्ट बॉन्ड क्या होता है। इसको आरबीआई की परमिशन से शुरू किया गया था। ठीक है, आरबीआई की परमिशन से क्या कर सकता है, आरबीआई की अनुमति से कोई भी बैंक क्या कर सकता है, इसको जारी कर सकता है। और सबसे पहले भारत में किसने जारी किया था? एस बैंक ने जारी किया था। कौन से बैंक ने? एस बैंक ने जारी किया था। 80 बॉन्ड को हम मिश्रित बॉन्ड भी कहते हैं, मिक्स्ड बॉन्ड, हाइब्रिड बॉन्ड कहते हैं, सॉरी हाइब्रिड बॉन्ड कहते हैं। अब इसको मिश्रित बॉन्ड क्यों कहते हैं, हाइब्रिड बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शेयर और बॉन्ड दोनों की क्या होती है, विशेषताएं होती है। 80 फर्स्ट बॉन्ड जो होता है उसकी परिपक्वता अवधि क्या होती है, निश्चित नहीं होती, यानी यह परपेचुअल होता है। जैसे शेयर, हमने बॉन्ड की विशेषता पढ़ी थी कि बॉन्ड की अवधि निश्चित होती है, गारंटी युक्त होता है, ब्याज या प्रतिफल उसका निश्चित होता है। लेकिन इसकी क्या होती है, परिपक्वता अवधि निश्चित नहीं होती है, परपेचुअल होता है। जो किसकी विशेषता है? शेयर की विशेषता है। परपेचुअलिटी किसकी विशेषता है? शेयर की विशेषता होती है। इसमें बैंक के, यानी किसमें, 81st बॉन्ड में बैंक के पास प्रत्येक 5 वर्ष में कॉल ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन मतलब क्रय विकल्प होता है कि हर 5 साल में कह सकता है कि भाई खरीदना चाहता है कोई बॉन्ड, या जो 81 बॉन्ड खरीदना चाहता है, नहीं। ठीक है, हर 5 साल में कॉल ऑप्शन इसके पास होता है। यहां जो रिटर्न होता है वो गारंटी युक्त नहीं होता, जो प्रतिफल होता है वो गारंटी युक्त नहीं होता, और यहाँ जोखिम अधिक होता है। जोखिम अधिक है, इसीलिए यहाँ जो प्रतिफल है वो क्या होता है, हमारा अधिक होता है। तो ये हमारा 81 बॉन्ड, एडिशनल टियर फर्स्ट बॉन्ड, जो क्या करता है, जो बैंक की जो पूंजी, बैंक की पूंजी में कौन सी, टियर फर्स्ट की पूंजी, टियर फर्स्ट की पूंजी में वृद्धि करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा टर्म है हमारा RWA, जोखिम भारित परिसंपत्ति, रिस्क वेटेज एसेट। अब जोखिम भारित परिसंपत्ति को समझते हैं। बैंक की जो जोखिम होता है, रिस्क ऑफ बैंक होता है, वो 3 प्रकार का होता है। बैंक के पास 3 प्रकार का जोखिम होता है। कौन कौन सा? एक साख जोखिम होता है, क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। दूसरा बाजार जोखिम होता है, मार्केट रिस्क होता है। तीसरा परिचालन जोखिम होता है, ऑपरेशनल रिस्क होता है। अब ये साख जोखिम क्या है? साख जोखिम का मतलब है कि बैंक ने किसी को उधार दिया और ना उसका मूलधन प्राप्त हुआ ना उसका ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, ये होता है साख जोखिम, उसकी क्रेडिबिलिटी खतरे में। ठीक है, ये उसका साख जोखिम। दूसरा है, हमने बताया बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब ये कि कोई भी, मान लीजिए कोई परिस्थिति आई या कोई भी ऐसे, मान लीजिए कोई आर्थिक मंदी इत्यादि के कारण क्या हुआ, बाजार में क्या हुआ, उतार चढ़ाव हो रहा है। बाजार में उतार चढ़ाव मतलब जैसे सुस्ती या मंदी की स्थिति आ गई सपोज, उसमें क्या हुआ, अब बैंक ने अपनी परिसंपत्ति को बाजार में बेचा। अब बैंक ने अपनी परिसंपत्ति को बाजार में बेचा, उसको कम मूल्य प्राप्त हुआ। जो भी गिरवी रखी हुई है, जो गारंटी इत्यादि को मार्केट में बेच रहा है, उससे अब उसको कम मूल्य प्राप्त हो रहा है। सपोज किसी ने गिरवी रखा था, उसने एनपीए कर दिया बैंक के पैसे को। अब बैंक ने उसकी परिसंपत्ति को, उसके धन को, जो एनपीए जिसने कर दिया, उसके धन को क्या किया, बाजार में विक्रय करने गया। अब बाजार में मंदी थी तो बैंक को क्या हुआ, कम मूल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो विक्रय करने पे बैंक को कम मूल्य प्राप्त हुआ, तो इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। यानी बाजार में मंदी या कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति कारण क्या हुआ, मूल्य में उतार चढ़ाव में क्या होता है, बहुत हेरफेर हो जाता है। ठीक है, हानि होती है जिससे बैंक को, उसको बोलते हैं बैंक बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क। तीसरा है हमारा परिचालन जोखिम, ऑपरेशनल रिस्क। इसमें क्या होता है, जो बैंक का परिचालन है, या उसमें क्या होता है, जैसे साइबर हमले हो जाए या फिर धोखाधड़ी हो जाता है। ठीक है, साइबर हमले, धोखाधड़ी इत्यादि से जो बैंक को जो नुकसान होता है उसको क्या बोलते हैं, परिचालन जोखिम।
बैंक के परिचालन में साइबर हमला हो या धोखाधड़ी किसी भी तरह का हो जाता है, यानी उसके परिचालन में जो बाधा पहुंच रही है उसको हम बोलते हैं परिचालन जोखिम, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। और हमने आपको बताया था जो भुगतान बैंक, हमेशा याद रखना, भुगतान बैंक एक खास हमने बताया थी, भुगतान बैंक केवल जमा स्वीकार करता है, उधार नहीं देता। उधार नहीं देता तो इसका मतलब भुगतान बैंक कौन सा रिस्क फेस नहीं करेगा? साख, जो साख रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, उसको फेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उधार नहीं दे रहा। लेकिन बाजार जोखिम है और परिचालन जोखिम है, इसको भुगतान बैंक भी क्या करेगा? फेस करेगा। तो जोखिम भारित परिसंपत्ति क्या हुई? ओवरऑल बैंक द्वारा दिया गया जो कुल उधार है, बैंक द्वारा दिया गया कुल उधार, उसमें जो प्रतिशत जोखिम है उसको बोलते हैं जोखिम भारित परिसंपत्ति। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बैंक, 3 लोग मान लीजिए, एक गवर्नमेंट है, सरकार है, एक मान लीजिए आप कोई कंपनी है और एक कृषि है, ठीक है। इन तीनों को बैंक ने क्या दिया? ऋण दिया, उधार दिया। इसको भी 100 रुपए दिया, इसको भी 100 रुपए दिया और इसको भी 100 रुपए दिया। तो सरकार का एनपीए होने के चांसेस बहुत कम है, मान लीजिए 0 है। कंपनी द्वारा एनपीए किए जाने के चांसेस मान लीजिए 20%, ठीक है। 20 रुपए इसका मान लीजिए 100 में, 20% मतलब 20 रुपए, और इसका मान लीजिए इसने 40 रुपए किया, ठीक है, 40%, ठीक है, यानी 40 रुपए 100 में। तो जो जोखिम भारित परिसंपत्ति है वो कितना हो जाएगा हमारा? एक 20, यानी कंपनी का 20, 100 में से 20% यानी 20, और कृषि में जो जोखिम है वो 40% यानी 100 में 40। तो ओवरऑल दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 60 आ रहा है। तो इस प्रकार क्या निकल गया है? कुल उधार में जो प्रतिशत जोखिम है, प्रति मतलब हर 100 में कितना जोखिम है, ठीक है, ये हमारा क्या है? जोखिम भारित परिसंपत्ति है। बैंक द्वारा दिए गए कुल उधार में जो प्रतिशत जोखिम होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? जोखिम भारित परिसंपत्ति, रिस्क वेटेज एसेट, ठीक है। तीसरा टर्म हमारा है कार या क्रार, CRA कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या क्रार CRAR, ठीक है, क्रेडिट टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो। अब ये क्या होता है? जो कार या क्रार है वो क्या है? बैंकों का एक प्रकार का क्या होता है? रिजर्व होता है। बैंकों का क्या है? रिजर्व है, जो कौन निर्धारित करता है? RBI निर्धारित करता है, बैंक नहीं निर्धारित करता। इसका निर्धारण कौन करता है? RBI निर्धारित करता है। किसका? कार या क्रार, ये बैंकों का एक प्रकार का रिजर्व होता है। और कार और क्रार निकलता कैसे है? यह बैंकों की जो कुल पूंजी है, कुल पूंजी मतलब टियर फर्स्ट और टियर सेकंड, बैंकों की कुल पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्ति का अनुपात होता है। कार या क्रार बैंकों की कुल पूंजी बटे जोखिम भारित परिसंपत्ति यानी RWA, ठीक है। तो ये क्या होता है? बैंकों की कुल पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्ति का अनुपात होता है क्या? कार या क्रार, जिसका निर्धारण RBI करती है, जो एक प्रकार का क्या है? रिजर्व है। रिजर्व कैसे? कि अगर बैंक किसी को उधार दे रहा है, सपोज 100 रुपए बैंक ने किसी को उधार दिए, तो हर 100 रुपए में जो इसका निर्धारण चूंकि RBI करेगा, सपोज RBI ने 10% किया है, तो हर 100 रुपए में अगर RBI ने किसी को 100 रुपए उधार दिए तो उसमें से 10% का चूंकि रिजर्व बोला, RBI ने कहा कि भाई 10% आपको कार्य क्रार रखना होगा, तो हर 100 रुपए में 10 रुपए निकाल देने होंगे। अगर 20% करता तो 20 रुपए निकाल देने होते, ठीक है। क्यों RBI क्यों करवा रहा है? ताकि जो बैंकों को नुकसान हो रहा है उससे उसकी सुरक्षा की जा सके, प्रतिकार किया जा सके। मतलब आपने दो कहावत सुनी होगी ना कि डूबते को तिनके का सहारा, बस वही तिनका है, बचा रहा है RBI कि। और लेकिन हाँ, बैंक इसका निर्धारण क्यों नहीं करने देता RBI? क्योंकि भाई बैंक अगर रिजर्व रख लेंगे तो उनकी साख क्षमता में कमी आएगी, तो बैंक क्यों चाहेंगे कि हमारी साख क्षमता में कमी आए, ठीक है। तो इसका निर्धारण RBI करता है, जो क्या होता है कि प्रति 100 में यानी हर 100 में कितना रखना होगा ये RBI तय करता है। सपोज मान लीजिए कि RBI ने बोला कि हर 100 रुपए में 10% रखना होगा, 10% मतलब 10 रुपए रखना होगा, ठीक है। यानी RBI इसलिए करवाता है ताकि कोई अगर जो ग्राहक है जो उधार लेता है बैंक से, वो अपनी देयता को नहीं चुका पाता, ठीक है, ब्याज या मूलधन नहीं समय पर चुका पाता, तो बैंक क्या कर सके? प्रतिकार कर सके, अपनी रक्षा कर सके, ठीक है। जो मैंने आपको बताया डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है, इसलिए RBI इसको रिजर्व रखवाता है, किसका? कार और क्रार का, ठीक है। अब कार या क्रार हर बैंक के लिए एक समान नहीं होता, हर बैंक के लिए एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे अभी मान लीजिए वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 12% है, ठीक है, अभी वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 12% है क्या? कार या क्रार, ठीक है। निजी क्षेत्रों के लिए 9% है, और भुगतान बैंक के लिए कितना है? 15%। कौन? कार या क्रार। तो याद रखिएगा, बैंक अपने हर उधार पर उसे कार या क्रार रखना क्या होता है? आवश्यक होता है, या वो रखता है। तो आपके तीनों टर्म्स क्या हुए? कंप्लीट हो गए। आप समझ चुके हैं कि बैंक की पूंजी क्या है, रिस्क वेटेज एसेट क्या है, जोखिम भारित परिसंपत्ति क्या है, कार और क्रार क्या है। अब आप बेसल मानक को आराम से समझ जाएंगे। बेसल मानक की परिभाषा हमने बता दी थी, अब बेसल मानक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को आप आसानी से समझेंगे। बेसल मानक फर्स्ट क्या है? बेसल मानक फर्स्ट की शुरुआत 1988 में होती है, 1988 में होती है। बेसल मानक फर्स्ट की शुरुआत 1988 में होती है, और भारत में इसे 1998 में 1998 में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। किसे? बेसल मानक फर्स्ट को स्वीकार किया गया है या अपनाया गया है, ठीक है। किसे? बेसल मानक फर्स्ट को। बेसल मानक जो फर्स्ट है वो केवल साख जोखिम, क्रेडिट रिस्क पे बेस्ड है, केवल साख जोखिम पे बेस्ड है या केंद्रित है। यहां जो बैंकों का जो क्रार है, ठीक है, CAR कार जो कितना है? 8% निर्धारित किया गया या रखा गया है, ठीक है। और यह प्रत्येक बैंक के लिए होता है, यानी हर बैंक के लिए जो कार है बेसल मानक फर्स्ट साख केंद्रित है। जो प्रत्येक बैंक के लिए कार कितना निर्धारित किया गया है? 8% निर्धारित किया गया है। बेसल मानक
सेकंड, बेसल मानक सेकंड की शुरुआत वर्ष 2004 में होती है और भारत में इसे वर्ष 2009 में अपनाया जाता है। बेसल मानक जो सेकंड है 3 स्तंभ पर आधारित था। कौन कौन से? पर्यवेक्षण, सुपरविजन, और सेकंड है हमारा अनुशासन, डिसिप्लिन, और तीसरा कार्य, जो भी हमने आपको पढ़ाया। इसीलिए हमने टर्म्स पहले बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए कि कार्य क्या है। ठीक है, तो बेसल मानक जो सेकंड है वो 3 स्तंभों पर आधारित था। डिसिप्लिन, पर्यवेक्षण, ठीक है, सुपरविजन, अनुशासन, डिसिप्लिन और कार्य। और हमारा जो बेसल 2 है, बेसल 2 मानक जो है वो तीनों जोखिमों पर आधारित है। तीनों जोखिम कौन कौन से? साख जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम। ठीक है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, तीनों जोखिमों पर आधारित है। और यहाँ पे जो कार्य है, सभी बैंकों के लिए कार्य यानी सीआर का जो निर्धारण है, कैपिटल एडिक्वेशन जो रेशियो का निर्धारण कितना किया गया है? 9%, 9% किया गया। किसमें? बेसल मानक 2 में। बेसल मानक 3, बेसल मानक 3 को विश्व में 2010 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन भारत में बोला गया था कि भाई 2019 तक हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कोरोना आ गया तो हम नहीं कर पाए, तो हमने इसका लक्ष्य 2024 तक बढ़ा दिया था, जो कि तब भी नहीं हो पाया। तो अब बोला जा रहा है अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, बेसल थर्ड अभी भी भारत में लागू नहीं हुआ। ठीक है, अपनाया गया लेकिन उसको मतलब जो ऑफिशियल एक होता है ना, ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी उसका नहीं हुआ। तो 27 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है बेसल थर्ड का। तो बेसल मानक जो थर्ड है उसकी विशेषता यही है कि ये बेसल जो थर्ड मानक है ये भी हमारा क्या है? तीनों जोखिमों पर केंद्रित है। तीनों जोखिम कैसे? साख जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम। और बेसल मानक जो थर्ड है उसमें जो बैंकों की जो कोर पूंजी है, कोर पूंजी मतलब टियर फर्स्ट की पूंजी जो शेयर और बॉन्ड से बैंक जुटाता है, तो कोर पूंजी में क्या दिया गया? उस पर बल दिया गया। कोर पूंजी को जुटाने पे बढ़ाने पे क्या दिया गया? बल दिया गया। यहाँ पे जो कार है और क्रार है इसको कम से कम 9% रखने का क्या गया है? प्रस्ताव रखा गया है, जिसे बढ़ाकर 11.5%, 11:1/2% कह सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में। 11.5% क्या होगा? बढ़ाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ठीक है, कम से कम 9% रखने का क्या रखना होगा और बढ़ाकर कितना किया जाना चाहिए? इसको 11.5% किया जाना चाहिए। किसको? बेसल मानक थर्ड में। किसको? कार या क्रार को। बेसल 3 मानक में सीसीबी कैपिटल कंजर्वेशन बफर को 2.5 और ट्रिपल सीबी इसको भी कितना रखने का प्रावधान किया गया? 2.5। अब ये सीसीबी क्या है, ट्रिपल सीबी क्या है, हम इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, वरना आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, फिर आपको बोरिंग लगता है। ठीक है, तो हम यही शुरू करेंगे। आपका बेसल क्या है हमने बता दिया, बेसल मानक फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है बता दिया है। थर्ड में अभी हमने जो टर्म यूज किया कि इसमें सीसीबी को 2.5 और ट्रिपल सीबी को 2.5 रखने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। किसमें? बेसल थर्ड में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय